हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग 27 जून का जो न्यूज़पेपर है द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस उसको लेकर डिस्कस करेंगे। काफ़ी कुछ मटेरियल है हमारे पास आज, तो हम लोग थोड़ा जल्दी जल्दी करना चाहेंगे इन चीज़ों को। तो जल्दी से हम लोग अपने पहले टॉपिक पे आ जाते हैं आज। तो जो पहला टॉपिक था न्यू दिल्ली तालिबान रेप्रोचमेंट, ये कैसे पता चल रहा है कि अभी इंडिया ने अपना सीनियर डिप्लोमेटिक डेलीगेशन भेजा था काबुल। हाल ही में इंडिया ने अपना एम्बेसी भी रीओपन कर दिया था काबुल में, और एक और यूएनएससी में आया था मैटर, उस पे इंडिया ने एब्सटेन किया था वोटिंग से। ये मैटर था रिलेटेड टू द थिंग दैट तालिबान को बोला गया क्या कि आप जो है गर्ल्स के लिए स्कूल वापस से खोलें। तो इंडिया ने इस पे वोटिंग करने से बहिष्कार नहीं किया था, बस ये है कि एब्सटेन किया था, उसमें वोटिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया था। तो इससे दिखता है कि वापस से इंडिया कोशिश कर रहा है तालिबान से रिप्रोच करने की। इसी को टोटल जो न्यूज आर्टिकल है इसकी कटिंग हम लोगों ने साथ में लगाई है। साथ में हम लोग पीपीटी पे भी आए हैं आज, क्योंकि कुछ कमेंट्स आए थे हैंडराइटिंग को लेकर, इस वजह से हम लोग इस पे आए हैं वापस। खैर मुद्दे पे वापस आते हैं। ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि आर्टिकल में नहीं दी हुई थी, क्योंकि वो जो आर्टिकल लिखा गया था वो हामिद करजई साहब की जो वहाँ पे प्रेसिडेंसी के टाइम पे उनका जो रिप्रेजेंटेटिव रहा था उनके द्वारा लिखी गई थी बात। तो वो ये चाह रहा था कि इंडिया को इस तरीके का तालिबान से रिश्ता बढ़ाना नहीं चाहिए। तो उसमें ये कोई भी रीज़न नहीं दिया था कि इंडिया इस वजह से क्यों बिहेव कर रहा है, बट मैंने सोचा एक जगह पे इसको इंक्लूड कर लिया जाए ताकि कहीं पे भी आंसर आए, कुछ भी आए तो हम लोग इसको लिख सकें। तो हम लोग देखते हैं स्ट्रैटेजिक रीजन अगर हम लोग देखें तो कि पाकिस्तान, चाइना, रसिया सभी जो है तालिबान को सपोर्ट कर रहे हैं इसमें। तो इंडिया यहाँ पे इनेमी के तौर पे कभी भी नहीं दिखना चाहिए, ताकि उसका जो भी फॉल आउट हो वो हमारे ऊपर ना आए। जैसे हम लोग इंसिडेंट कांधार का जो पहले इंसिडेंट हुआ था प्लेन हाईजैक का, वो हम लोग झेल चुके हैं। उसके अलावा बहुत सारा मिलिटेंसी अटैक है जो कि हम लोग झेलते हैं। तो हम लोग नहीं चाहते हैं कि अफगानिस्तान हमें एज ए इनेमी के तौर पे देखे, तालिबान हमें उस तरीके से ट्रीट करे कि वो हमारा दुश्मन टाइप से वो ट्रीट करे, तो वो हम लोग नहीं चाहते हैं। फिर दूसरा जो हमारा इंटरेस्ट है वो इकोनॉमिक इंटरेस्ट है। जैसे बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं, INSTAC इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, और तापी है, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया पाइपलाइन, ये एनर्जी पाइपलाइन है, उसको लेके है। फिर चाबहार पोर्ट जो हमारा ईरान में बन रहा है, और उसका लिंकेज हम लोग चाह रहे थे कि वो अफगानिस्तान से वाया रोड वो जुड़ जाए। तो ये सारा हमारा इकोनॉमिक इंटरेस्ट डिपेंड कर रहा है कि हम लोग तालिबान से कैसे रिश्ते रखते हैं। फिर अगला जो इंटरेस्ट है हमारे खुद के नेशनल इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है, क्योंकि अफगानिस्तान पहले से हम लोग जानते हैं कि मिलिटेंसी उस एरिया में काफ़ी ज़्यादा ड्रग ट्रैफिकिंग वाला सिचुएशन भी आता है। ड्रग ट्रैफिकिंग का अगर हम लोग लेके चलें तो अफगानिस्तान इज पार्ट ऑफ गोल्डन क्रिसेंट। कभी अगर ड्रग वाली बात होगी तो हम लोग गोल्डन क्रिसेंट और गोल्डन ट्रायंगल के बारे में बात करेंगे। गोल्डन क्रिसेंट बस खाली ये एरिया आप मान के चलो कि जहाँ की बहुत ज़्यादा ओपियम और इस तरीके का जो ड्रग्स है उसका कल्टिवेशन होता है, उसका बहुत अच्छा नेटवर्क है उसको चलाने का। तो इंडिया नहीं चाहता है कभी भी कि मिलिटेंसी और ये ड्रग रिलेटेड जो स्मगलिंग है वो हमारे टेरिटरी में आए। इसके अलावा एक और फैक्टर है जो कि इंडिया खुद अपना जो इन्वेस्टमेंट है अफगानिस्तान में जो इंडिया ने किया है पास्ट फ्यू ईयर्स में, जैसे कि सलमा डैम्स बनाया, अफगानिस्तान का पार्लियामेंट बनाया, जरांज डेलाराम रोड उसको कंस्ट्रक्ट कराया था, और इसके अलावा काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो कि हाई इम्पैक्ट प्रोजेक्ट के नाम से भी बहुत सारे हमने प्रोजेक्ट बनाए थे। जैसे लाइब्रेरी हो गया, बहुत सारा बुक हो गया, स्कूल हो गया, तो ये हम लोगों ने कंस्ट्रक्ट करके उनको दिया था। तो ये इतने सारे इन्वेस्टमेंट के बाद हम लोग नहीं चाहते हैं कि वो सारा हमारा इन्वेस्टमेंट वेस्ट चला जाए। खैर अब हम लोग आते हैं आर्टिकल की बात पे। आर्टिकल क्या सजेस्ट करता है? आर्टिकल इस मूव के अगेंस्ट में बात करता है। तो अगर किसी क्वेश्चन में आपको इसका क्रिटिसिज्म और पॉजिटिव निगेटिव दोनों लिखना आ जाए, तो हम लोग जो पॉजिटिव वाली बात थी वो स्टार्टिंग से हमने बता दिया 4 पॉइंट में। फिर उसके आगे जो है जिसके बेसिस पे हम बोल सकते हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए, तो वो ये बातें। तो इनका कहना यह है कि इंडिया जो है गाइड हो रहा है नैरो फर्स्ट इंडिया फॉरेन पॉलिसी अप्रोच के द्वारा। फर्स्ट इंडिया
तो पहले हम अपना इंटरेस्ट को आगे रख के चल रहे हैं, पूरा जो ग्लोबल सिटीजनशिप और ग्लोबल वर्ल्ड ये वाली बात होती है हम उसको अवॉइड करके चल रहे हैं, हम उसको छोड़ के चल रहे हैं। किस ग्राउंड? हाँ, तो हमने पहली पॉइंट में बात किया कि राइटर ये कहना चाह रहा है कि इंडिया बहुत ही नैरो इंटरेस्ट जो अपना है फर्स्ट इंडिया फॉरेन पॉलिसी अप्रोच, इसके द्वारा गाइडेड है। फिर दूसरी बात पे आते हैं हम लोग, उनका कहना है कि तालिबान की दोस्ती कभी भी किसी के लिए भी पॉजिटिव आउटकम लेके नहीं आई। जैसे यूएस ने इसको यूएसएसआर के खिलाफ यूज किया था, उसके बाद फिर पता चला कि यूएस खुद उसके द्वारा 9/11 का अटैक झेला और बाकी बहुत कुछ हुआ। तो तालिबान के साथ साथ उसने पूरा अफगानिस्तान की हिस्ट्री को ही दिखाया है कि जब जब कहीं पे लड़ाई हुई है तो इसी का यूज किया गया है। इवन मोहम्मद गजनबी का एग्जाम्पल दिया है कि इसी को लेके लड़ाने के लिए लेके आया था। और फिर उसके अलावा जो 1947 का वार हुआ था पाकिस्तान के साथ में, तो पाकिस्तान ने भी यहीं का ट्राइबल उठा के इंडिया के खिलाफ यूज किया था। तो इसका टोटल इमेज को ही दिखाया था कि हमेशा ये लड़ते रहेंगे। फिर अगली जो बात वो कहते हैं कि इंडिया का जो अपना इमेज है, एक आइडियल सेंसिटिव नेशन जो कि ह्यूमन राइट्स के प्रति हमारा अप्रोच होता है, उसके अगेंस्ट है ये बात। फिर जो राइटर यहाँ पे सजेस्ट कर रहे हैं वो सजेस्ट ये कर रहे हैं कि इंडिया को जो यूएन मैंडेट, यूएन में जो बात उठे अफगानिस्तान को लेके, उसको सपोर्ट करना चाहिए। फॉर एग्जांपल यूएन लेड पॉलिटिकल ट्रांजिशन प्रोसेस, जहाँ की तालिबान से जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस है उसके थ्रू वहाँ पे लीडरशिप चुना जाए और उसके द्वारा इस्टेब्लिश किया जाए गवर्नमेंट, जो कि सपोर्ट किया जाना चाहिए बाय यूएन पीस कीपिंग फोर्स इन द करेंट सिचुएशन। बिकॉज करंट में तो तालिबान उसको बिल्कुल उसके ऊपर आके बैठा हुआ है अफगानिस्तान के, तो वो अपना पकड़ छोड़ने वाला तो है नहीं, तो इस वजह से यूएन पीस कीपिंग चाहिए। तो ये आर्टिकल था हमारा पहला आर्टिकल। फिर आ जाते हैं हम लोग दूसरे आर्टिकल की ओर बढ़ते हैं। दूसरा आर्टिकल है एमएसएमई को लेकर के। एमएसएमई होता है आपको माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज, और ये आर्टिकल आज क्यों आया है तो उसको लेके भी बात करेंगे, क्योंकि जून 27 को वर्ल्ड एमएसएमई डे होता है। अब इंडिया के कंटेक्स्ट में अगर हम लोग आते हैं तो एमएसएमई का इंपॉर्टेंस हम लोग देखते हैं सबसे पहले कि इसको हम लोग क्यों स्ट्रेंथन करें, क्यों जरूरी है। तो ये जो डाटा दिया गया है आपको, उसको डायरेक्टली आप उठा के आंसर में कभी भी कहीं भी लिख सकते हो, कोई सा भी एमएसएमई रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो। फॉर एग्जाम्पल एमएसएमईज प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू 11.1 करोड़ पीपल, मतलब पूरे कंट्री का 45% वर्कफोर्स को एम्प्लॉयमेंट एमएसएमई प्रोवाइड कर रही है। और बात करें कंट्रीब्यूशन की जीडीपी में तो वो 8% लगभग है। हमारा जो टोटल मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट है उसका 45% एमएसएमई से निकलता है, और जो अपना एक्सपोर्ट है उसका 40% एमएसएमई ही प्रोवाइड कर रही है। ठीक है, तो इतना जब इम्पोर्टेंट है, फिर भी एमएसएमई हमारे अभी करंट टाइम में बहुत सारा प्रॉब्लम फेस की, जैसे कोविड का प्रॉब्लम आया, पैंडेमिक वाला जो सिचुएशन था, फिर अभी रसिया यूक्रेन वार है तो वो सप्लाई चेन का डिसरप्शन, फिर इंपोर्ट एक्सपोर्ट रिलेटेड रेस्ट्रिक्शंस, काफ़ी सारी चीज़ें उनको झेलनी पड़ी। तो इनको सपोर्ट करने के लिए यूएन से एजेंसीज हमारे लिए हेल्प कर रही हैं, जिसमें कि यूएनआईडीओ, यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, वो हेल्प कर रही है, आईएलओ हेल्प कर रहा है। तो ये ऑर्गेनाइजेशन काफ़ी तरीके से हम लोग को मदद कर रहा है। और ये जो एरिया है जिसमें मदद कर रहा है वो है हमारा डिजिटलाइजेशन का। तो हम लोग अभी जान रहे हैं कि जो करंट डेट में, करंट टाइम में हमारा जो प्रोडक्शन होने जा रहा है उसमें टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा रोल होगा। तो यहाँ पे जो बात लिखी गई है, बिग डेट लिखा हुआ, वो थोड़ा सा गलत टाइप हो गया, बिग डाटा होना चाहिए। तो बिग डाटा एनालिसिस एक नया टेक्नोलॉजी आया है जिसके बेसिस पे जो प्रोडक्शन है उसमें आप एनालाइज करोगे किस तरीके का मार्केट पैटर्न है, क्या चीज़ें होने जा रही हैं, तो उसके बेसिस पे आपको पता चलेगा हमारा क्या डिमांड है, हमारा क्या है। तो उसके बेसिस पे आपका मार्केट काफ़ी अच्छे से आप एनालाइज कर सकते हो, कस्टमर पैटर्न को जान सकते हो, क्या फ्लो है सप्लाई का, क्या डिमांड है किस टाइम पे, तो वो सारी चीज़ें बहुत अच्छे से की जा सकती है। सिमिलरली एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वेयर द मशीन विल बी एबल टू थिंक लाइक ह्यूमंस, दे विल डू सच काइंड ऑफ एक्टिविटीज विच आर मोस्टली रिलेटेड टू ह्यूमन ब्रेन। अगला जो बात है वो वीआर है, वर्चुअल रियलिटी।
तो ये भी एक नया नया बहुत सारा टेक्नोलॉजी को लेके चीज़ें आ रही हैं, जिसको कि एमएसएमई सेक्टर को अडॉप्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सो दैट दे कैन सर्वाइव इन द रिसेंट टाइम्स वेयर टेक्नोलॉजी विल बी द मेन थिंग फॉर सर्वाइवल। इसके रिगार्डिंग अगर हम लोग देखें तो वो रिसेंट स्टेप्स डिजिटलाइजेशन को लेकर ही, ये दूसरा पॉइंट नहीं है, उसी के अंदर है। तो इसके अंदर में जो रिसेंट स्टेप्स हैं, जैसे डिजिटल साक्षरता जो है उसको फैलाने के लिए डिजिटल सक्षम हम लोग लेके आए थे। फिर कुछ कुछ जो पोर्टल है, उद्यम पोर्टल है, ई सक्षम पोर्टल है, और ई सक्षम नहीं, ई श्रम पोर्टल है। फिर नेशनल कैरियर सर्विसेज और असीम है, आत्मनिर्भर स्किल्ड एम्प्लॉयर मैपिंग पोर्टल। ठीक है, तो ये सारे पोर्टल को एक साथ में इंटरलिंक करने की बात की गई है ताकि इंटर ऑपरेशन काफ़ी ईजी हो। तो ये चीज़ हुआ भी है और इसके रिगार्डिंग और भी काम जो है चल रहा है, और भी काम कंटिन्यू है। फिर अगला जो स्टेप है जिसमें कि यूएनआईडीओ, इनसे हमको सहायता मिली है हमारे एमएसएमई को। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि हम लोग क्लीन टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करें और उस दिशा में इनोवेशन और इंटरप्रेन्योरशिप को हम लोग प्रमोट करें, ताकि हमारा जो ट्रांजिशन है टुवर्ड्स द सर्कुलर एंड लो कार्बन इकोनॉमी, वो हम लोग आगे बढ़ सकें। इसमें एक एग्जाम्पल है जो कि यूज किया जा सकता है। यूएनआईडीओ विद असिस्टेंस ऑफ बीईई, ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशियंसी, इन्होंने एडवाइजरी दी 695 एमएसएमईज को, जो कि टोटल 23 क्लस्टर के ओवर वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। किसी एक स्पेसिफिक क्लस्टर को लेके नहीं किया, बहुत डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो ये एमएसएमईज जो जितने 695 मैंने बताया, इन्होंने 157 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए, और जिससे कि उनको करीब 13,150 टन ऑफ ऑयल इक्विवेलेंट ये बचाया उन्होंने। साथ में जो ऑपरेटिंग कॉस्ट पर ईयर है उसको इन्होंने 81 करोड़ रुपए सालाना के बेसिस से काट दिए। उसके अलावा जो हमारा जीएचजी एमिशन है, ग्रीन हाउस गैस एमिशन, यहाँ पे भी मिस टाइपिंग हो गई है, 83,000 टन्स, यहाँ पे 8300 हो गया है। इसको आप लोग करेक्ट कर लेंगे। मैं नोट्स जो प्रोवाइड करूँगा उसमें आप लोग देख लेना। वो मैं टेलीग्राम चैनल पे, जो अपना टेलीग्राम चैनल है सिद्धि_NPA, वहाँ पे जाएंगे, वहाँ पे नोट्स में दे दूंगा, तो उसमें करेक्ट डाटा आपको मिल जाएगा, वो हैंड रिटन नोट्स। ठीक है, हम लोग आ जाते हैं अगले बात पे। तो अगला जो मुद्दा है जिसपे कि जो यूएन एजेंसी, यूएनआईडीओ, ILO हम लोग को सपोर्ट कर रहे हैं, वो हमसे चाह रहे हैं कि जो रिसेंट टाइम में हमने देखा कि सप्लाई चेन बिल्कुल डिसरप्ट हो जाता है, जैसे कोविड रिलेटेड लॉकडाउन हुआ था, फिर अभी यूक्रेन वॉर चल रहा है, तो ये सप्लाई चेन को किस तरीके से डिसरप्ट कर दे रहा है, टोटल ग्लोबल सप्लाई चेन को। कोई भी इंसिडेंट किसी भी एरिया में हो रहा है वो पूरे ग्लोब को अफेक्ट कर रहा है। तो ये इस तरीके का जो इम्पैक्ट हो रहा है, इसमें आपको रेजिलियंस डेवलप करना पड़ेगा। तो रेजिलियंस आप किस तरीके से डेवलप करोगे कि आप कंटिन्यूअस जो आपका प्रोसेस है टुवर्ड्स द मैन्युफैक्चरिंग और डूइंग द थिंग्स, उसमें कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट लेके आए, कंटिन्यूअस आप उसमें इनोवेट करते रहें, और इस तरीके से इनोवेट करें जिसमें कि आप वेस्ट जो जनरेशन हो रहा है उसको कम करें, प्रोडक्टिविटी, क्वालिटी और सेफ्टी, ये चीज़ें जो हैं आप उसको बढ़ाएं। ठीक है, और फिर अगली बात है, अगला बात जो है रेजिलियंस डेवलप करने वाली बात, तो इन्हीं 3 पॉइंट पे ये पूरा आर्टिकल था। और जो कंक्लूजन था उसमें बताया ये गया था कि अगर हमको SDG गोल्स अचीव करना है तो उसमें MSMEs का बहुत बड़ा रोल होगा। दैट्स वाई वी नीड टू फोकस मोर ऑन MSMEs so that we are able to attain the SDG goals. फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग हंगर का एग्जाम्पल ले लें तो जीरो हंगर की बात की गई है, जीरो पॉवर्टी की बात की गई है, और एम्प्लॉयमेंट टू मैक्सिमम पीपल, फिर जो वर्किंग इन्वायरमेंट है उसकी बात की गई है SDG गोल्स में। तो वो सारा कुछ अचीव करने के लिए आपको MSME को बेटर करना पड़ेगा। लेट्स गो टू द नेक्स्ट टॉपिक। अगला जो टॉपिक है ये इंडियन लॉज ऑन एबॉर्शन। ये मुद्दा उठ के आया कहाँ से? तो अभी रिसेंट में USA में एक जजमेंट आया जिसमें कि वहाँ की सुप्रीम कोर्ट ने रो वर्सेस
वेट जजमेंट 1973 उसको ओवरटर्न कर दिया। उसमें जो है अलाउ किया गया था वुमेन को कि आप अवॉर्ड कर सकते हो 24 से 28 जो वीक मार्क है उसके बीच में आप अगर चाहें तो अवॉर्ड कर सकते हैं। अब इसमें सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ को ओवरटर्न कर दिया है और वापस से वहाँ जो स्टेट्स हैं उनके पास चली गई है बात कि वो चाहें तो अपना मर्जी से अगर रखना चाहें एबॉर्शन को, एबॉर्शन अलाउ करना है तो कर सकते हैं या फिर इसको बैन करना है तो बैन कर सकते हैं। तो वो स्टेट के हाथ में बात चली गई। तो इसी के रिगार्डिंग हमारे यहाँ पे क्या लॉ है इसके रिगार्डिंग, दैट इज परमिटिंग एबॉर्शन और नॉट। तो ये वाला चीज़ के लिए हमारे पास क्या नियम, तो हमारे पास जो है 1960s में एक इंसिडेंट देखा गया कि बहुत ज़्यादा एबॉर्शन का इंसिडेंट बढ़ गया, जिसकी वजह से मैटरनल मोर्टेलिटी ये सारा कुछ बढ़ता जा रहा था। तो गवर्नमेंट ने एक कमेटी बनाई, शांतिलाल शाह कमेटी, और इन्हीं का सजेशन था जिसके बेसिस पे 1971 में मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट ये आया। लेकिन और साथ में क्या है 1971 में एक्ट आया, तो वही एक्ट 2021 में फिर से अमेंड किया गया। अमेंड करने पे हम लोग उसमें देखते हैं क्या क्या चेंजेस हैं। जैसे कि लिमिट जो था 1971 वाले जो एक्ट है उसमें 20 वीक का था, वही 2021 वाले एक्ट में जो है 24 वीक का ये इसको अपर लिमिट को एक्सटेंड किया गया। इवन 24 वीक के बियॉन्ड भी जा सकता है, लेकिन उसके लिए स्पेसिफिक कंडीशन है। खैर इन जनरल केस 24 वीक तक इसको एक्सटेंड किया गया है। अब देखिए कि परमिशन जो है आपको एबॉर्शन के लिए यहाँ पे भी लगती थी और यहाँ पे भी लगती है, लेकिन उस वाले 1971 वाले एक्ट में अगर आप जो है 12 वीक तक एबॉर्ट कराना चाह रहे हैं बच्चे को, तो एक जो मेडिकल प्रैक्टिशनर जो डॉक्टर है उसका आपको परमिशन रिटर्न में लेना होगा। वहीं अगर 20 वीक तक का लेना है तो 2 डॉक्टर का एक टीम बैठेगा, वो आपको परमिशन ग्रांट करेगा। फिर जो कि जिसी को इसमें जो है थोड़ा बेहतर किया गया 2021 वाले अमेंडमेंट में, इसमें बोला गया क्या कि अगर 20 वीक तक का आपका प्रेगनेंसी को अवॉर्ड करना है तो उसमें एक डॉक्टर की परमिशन लगेगी, और 20 से 24 वीक में 2 डॉक्टर का बोर्ड बैठेगा, वो आपको सजेस्ट करेगा कि हाँ आप कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अगर हम लोग देखें कि ग्राउंड क्या क्या था इसमें एबॉर्शन को आपको अलाउ करने के लिए, अगर जो है जो महिला है उनकी लाइफ को खतरा है तब आपको इस ग्राउंड पे अलाउ किया जा सकता है कि आप अबॉर्ट करें, या फिर जो है फिजिकल और मेंटल हेल्थ जो है वुमेन उसको इम्पैक्ट करेगा, या फिर बच्चे में एबनॉर्मलिटी। तो ये इन जनरल जो ग्राउंड है जिसके बेसिस पे ये अलाउ किया गया था, यही ग्राउंड लगभग उठा के 2021 वाले अमेंडमेंट में भी लेके आया गया है। फिर हम लोग देखते हैं कि जो अभी रिसेंट अमेंडमेंट आया है उसमें जो 24 वीक तक का एक्सटेंशन दिया गया है, तो वो क्राइटेरिया है कुछ, उसी के बेसिस पे ही इसको अलाउ किया गया है। तो पहला क्राइटेरिया हम लोग देखते हैं कि अगर वुमेन जो है सर्वाइवर रही है किसी भी तरीके का सेक्सुअल हैरेसमेंट या फिर असॉल्ट या फिर रेप का या फिर इंसेस्ट का। इंसेस्ट होता है क्या है कि अगर फैमिली के अंदर ही इस तरीके का कोई सेक्सुअल हैरेसमेंट अगर वुमेन शिकार हो गई है तो उसको इंसेस्ट हम देते हैं। वो सेक्सुअल हैरेसमेंट या फिर रेप दोनों के अंदर में कवर हो जाएगा, उसमें कोई अलग से लिखने वाली बात नहीं थी, बट स्टिल अगर एक्ट में लिखा है तो हम लोग इसको देख के चलेंगे। फिर दूसरा क्राइटेरिया ये है कि वुमेन जो है अगर माइनर हो तब उसको अलाउ किया जा सकता है। ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी अगर उसका मैरिटल स्टेटस चेंज हुआ, फॉर एग्जाम्पल वो शादीशुदा थी, पति की डेथ हो गई तो वो मैरिड से विडो में कन्वर्ट हो गई, तो इस कंडीशन में उसको अलाउ किया जा सकता है। अगर उस औरत को कुछ फिजिकल डिसेबिलिटी या फिर मेंटल इलनेस टाइप का सिचुएशन अगर कुछ है तो, या फिर फ्यूटल माल फॉर्मेशन, कुछ फ्यूटल में इस तरीके का प्रॉब्लम है जो कि फ्यूचर में अगर पैदा होता है बच्चा तो उसको प्रॉब्लम होगी उसके सर्वाइवल से रिलेटेड, तब इसमें हम लोग अलाउ कर रहे हैं। अगर अगली बात यह है कि अगर जो है वुमेन जो है किसी इमरजेंसी टाइप का सिचुएशन, डिजास्टर रिलेटेड काइंड ऑफ सिचुएशन है तो उसमें भी अलाउ किया जा सकता है। लेकिन ये डिजास्टर ऐसा नहीं कि आप खुद मान लें कि डिजास्टर हो गया, ये डिजास्टर गवर्नमेंट डिक्लेयर करेगी कि हाँ इस एरिया में डिजास्टर हो गया है, अब तब उस एरिया में उस वुमेन को ये राइट हो। हाँ, अगर आपको 24 वीक के बियॉन्ड वाला कुछ अगर कुछ आ जाता है कंडीशन, तो उसमें 4 मेंबर का मेडिकल बोर्ड बैठेगा, हर स्टेट लेवल पे ये होता है, वही अलाउ कर सकेगा। अब इसी में एक चीज और है कि कुछ डाटा दिया गया था
लैंडसेट का 2018 का स्टडी था, इसमें बोला ये गया कि करीब 15.6 मिलियन एबॉर्शन दे वेर एक्सेस्ड एवरी ईयर इन 2015, एज ऑफ 2015। ठीक है, तो 2015 में आपने क्या देखा कि करीब 15.6 मिलियन इतना एबॉर्शन हुआ। प्लस साथ में और ये एक चीज़ और बोला गया है, जो एक्ट में बोला गया है ये कि जो आपका एबॉर्शन होगा वो करने के लिए ऑब्स्टेट्रिशियन या फिर गायनोकोलॉजिस्ट वो होंगे, वही कर सकते हैं। लेकिन हम लोग इसमें जो एक इशू ये है कि करीब करीब 70% शॉर्टेज है इस तरीके के स्पेशलिस्ट डॉक्टर का इन रूरल इंडिया। तो इससे होता क्या है कि लोग जो है दूसरे दूसरे तरीके, अनसेफ तरीके अपनाते हैं एबॉर्शन के लिए। जैसा कि एक सर्वे ही है, उसके अंतर्गत में ये देखा गया करीब करीब 8 लाख इलीगल एबॉर्शन जो है इंडिया में हुए, जिससे कि बहुत ज़्यादा मैटरनल मोर्टेलिटी हुई। ये आर्टिकल इसी के रिगार्डिंग था, एबॉर्शन के रिलेटेड। और इसी से संबंधित एक आर्टिकल आपको इंडियन एक्सप्रेस में भी था, कुछ नई बात नहीं थी, यही सारी बातें थी, तो कुछ उसमें नया इंक्लूड करने की कोई ज़्यादा ज़रूरत है नहीं। एक और आर्टिकल आपका उसी में था, स्मृति ईरानी जी के द्वारा लिखा गया आर्टिकल था, वो 2-3 एक्ट को लेके बोला गया था। उसमें बात ये की गई थी कि वेस्ट जो है पीछे हट रहा है, इस तरीके के लॉ में एबॉर्शन अलाउ नहीं कर रहा है। यूएस का एग्जाम्पल लेते हुए वहाँ बात की गई थी। फिर इंडिया में बोला गया, उनका कहना था स्मृति ईरानी जी का, वो 3 एक्ट को लेके बात कर रही थी। एक तो आपका ये वाला एमटीपी एक्ट 2021, दूसरा ये सरोगेसी एक्ट जिसमें कि हम लोगों ने सरोगेसी को रेगुलेट करने के डायरेक्शन में काम किया था कि इंडिया जो है एक कॉमर्शियल सरोगेसी हब की तरह बढ़ता जा रहा था, लोग यहाँ बच्चे अपना बना के लेके चले जा रहे हैं, तो उसको रेगुलेट करने के लिए बात की गई। फिर अगला जिस एक्ट पे स्मृति ईरानी जी ने बात की थी वो एक्ट था आपका जो अभी बिल आ रहा है, जो चाइल्ड मैरिज को प्रिवेंट करने को लेके है, और उसका जो मैरिजेबल एज है उसको 18 से 21 बढ़ाने की बात जिसमें की जा रही है। अभी वो बिल फॉर्म में है, एक्ट में कन्वर्ट हुआ नहीं है। तो ये वाली बात थी। फिर अगला एक और आर्टिकल है, इसका मैंने नोट्स फॉर्मेट में नहीं दिया है, अगर आप इसको चाहें तो ऐसे ही पढ़ सकते हैं। जो क्रक्स वाली बात है वो मैं आपको बता देता हूँ। इसका नोट्स ना बनाने का कारण भी ये है कि सिर्फ इसमें डिफेंस रिलेटेड टाइज को लेकर ही बात की गई थी, जबकि स्पेसिफिक ऐसा कोई क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है। तो अगर आप चाहें तो इसको नोट्स बना के वियतनाम के अंतर्गत में एक नोट्स बना लें, और वियतनाम से रिलेटेड या फिर जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज है उससे रिलेटेड कोई भी इस तरीके का कुछ भी आता है तो उसको उसी नोट्स में ऐड करते चले जाएंगे। खैर, इसमें जो इम्पोर्टेंट मेन पॉइंट है उसको हम लोग बात कर लेते हैं। इसमें जो स्टार्टिंग ही किया है 3-4 कीवर्ड है, इसको हम लोग ना सिर्फ हनोई या वियतनाम के केस में यूज कर सकते हैं, बट और कोई भी जो आसियान कंट्री है उससे रिलेशन में हम लोग इसकी वर्ड को यूज कर सकते हैं। जैसे इंडिया का एक्ट ईस्ट पॉलिसी हर कोई जानता है, आप हर आंसर में जो भी लिखेंगे वो लिखेंगे। उसके अलावा जो 2-3 बातें हैं वो जनरली हम लोग मिस करते हैं आंसर में, जैसे कि मैरीटाइम मल्टीलैटरलिज्म, तो ये कीवर्ड आप आंसर में डाल सकते हैं। फिर मैरीटाइम सिक्योरिटी आउटरीच, जब एक दूसरे को अपने सिक्योरिटी के लिए आप एक दूसरे कंट्री को अप्रोच करते हैं। फिर अगला है कि स्ट्रॉन्गर नेटवर्क बिटवीन इंडो पैसिफिक नेशंस। तो ये 3-4 कीवर्ड है, आप इसको किसी भी आसियान कंट्री, इवन फॉर आपका न्यूजीलैंड, ये सारी कंट्री, जापान हो गया, इन सब के लिए भी आप यूज कर सकते हो, ऑस्ट्रेलिया के लिए भी इसको यूज कर सकते हैं। ये 4 कीवर्ड हमेशा ध्यान में रखें, हमारा आगे इसमें यूज आएगा। तो ये आर्टिकल अभी आया क्यों है? आने का कारण क्या है कि इंडिया ने ज्वाइंट विजन स्टेटमेंट ऑन इंडिया वियतनाम डिफेंस पार्टनरशिप टुवर्ड्स 2030 ये स्टेटमेंट जारी किया है। और ये क्यों आया है? क्योंकि हमारे डिफेंस मिनिस्टर श्री राजनाथ सिंह वहाँ पे विजिट उन्होंने दिया, उसी के दौरान ये ज्वाइंट विजन स्टेटमेंट जारी किया गया। इसमें क्या क्या बातें थी? इसमें जो $500 मिलियन का लाइन ऑफ क्रेडिट एक्सटेंड किया गया वियतनाम को, कि आपको कुछ भी डिफेंस रिलेटेड अगर इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना है तो उसके लिए हम लोग ये लाइन ऑफ क्रेडिट आपको दे रहे हैं, आप इसके बेसिस पे कर सकते हैं। फिर MOU किया गया म्यूचुअल लॉजिस्टिक सपोर्ट को लेकर के, कि आपस में जो हमारा डिफेंस, मान लीजिए कि आपका डिफेंस का जो व्हीकिल है, जो नेवी का पोर्ट है
वो वहाँ पे रिफिलिंग कर सकता है। इस तरीके का जो किसी भी तरीके का उनके नेवी में उसकी कुछ में दिक्कत हो गया, लॉजिस्टिक हो गया, फूड रिलेटेड सप्लाई हो गया, तो उसको म्यूचुअली हम लोग आपस में प्रोवाइड करेंगे। वो यहाँ से फिल करा सकते हैं तेल, हम लोग वहाँ जाकर तेल फिल करा सकते हैं। ये अवेलेबल, बिल्कुल सिंपल वर्ड में अगर बोले तो ये है। तो ये वियतनाम का किसी भी कंट्री के साथ इस तरीके का पहला एग्रीमेंट। प्लस साथ में अगर हम लोग देखें तो कम्प्रीहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप वो हमारा 2016 से ही चलता आ रहा है दोनों कंट्रीज के बीच में। अब हम लोग देखें कि क्यों इम्पोर्टेंट है। तो इम्पोर्टेंस अगर देखेंगे, इम्पोर्टेंस ये आप कहीं पे भी मेंशन कर सकते हो फॉर एनी ऑफ दी आसियान कंट्री। फॉर एग्जांपल तुम्हारा SLOC होगा, सी लेन ऑफ कम्युनिकेशन, जिसके थ्रू दुनिया का सबसे ज़्यादा ट्रेड उसी रूट के थ्रू होता है, जो मलक्का ट्रेड वाला रूट है उसके थ्रू। बिल्कुल आप लोग जानते हैं होंगे, अगर नहीं जानते हैं तो इसको आप लोग जाके मैप में एक बार सर्च कर लें, मलक्का स्ट्रेट। फिर दूसरा जो डिपेंडेंसी है वो है हमारा एनर्जी रिजर्व। उस एरिया में काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी रिजर्व देखा गया है। इसी को एक्सप्लोर करने के लिए हमारा ONGC विदेश लिमिटेड वहाँ पे एक्सप्लोर भी कर रहा है। वियतनाम में एक्सप्लोरेशन भी जारी है। चाइना ने इसको ऑब्जेक्ट भी किया था, लेकिन इंडिया उस ऑब्जेक्शन के बाद भी वहाँ पे अपना काम जारी रखा है, कंटिन्यू है। फिर अगली बात है जो इम्पोर्टेंस है वो एग्रेसिव चाइना को काउंटर करने के लिए। चाइना हमारा कॉमन प्रॉब्लम वहाँ पे है, क्योंकि चाइना वहाँ पे साउथ चाइना सी में, ईस्ट चाइना सी में वो अपना 9 डैश लाइन वाला जो कंसेप्ट है उसको लेके बोलता है कि ये सारा का सारा पानी, सारा का सारा जो इसके बीच में आइलैंड है वो हमारा है, और जो बाकी कंट्रीज हैं उसके राइट्स को नहीं मान रहा है। इवन चाइना ने तो जो PCA है, परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन, उसकी बात को भी मानने से इनकार कर दिया था कि उन्होंने एक जजमेंट दिया था कि नहीं एक आइलैंड को लेकर के ही, तो उस जजमेंट को भी मानने से इनकार कर दिया था। और साथ में क्या है कि इंडिया अपना एक मोटिव लेके चल रहा है, रूल बेस्ड इंडो पैसिफिक। इसका हमारा एक ऑब्जेक्टिव है जो कि हम लेके चल रहे हैं। प्लस साथ में हमारा ब्लू इकोनॉमी वाला जो कंसेप्ट है उसको भी हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों के लिए हमारा आसियान कंट्रीज़ के साथ में अच्छा रिलेशन होना जरूरी है। तो इसी बात को लेकर के ये टोटल आर्टिकल लिखा गया था। तो इन जनरल इतनी सारी बातें थी, इसको हम लोग लेकर के आगे बढ़ सकते हैं। फिर अगला जो है टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट में एक बात जो अच्छी लगी थी वो था VPN से रिलेटेड, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। इसको रेगुलेट करने की दिशा में गवर्नमेंट आगे बढ़ रही है। पूरा आर्टिकल अगर आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, थोड़ा सा टेक्निकल है। अगर आपको कुछ वैसा एग्जैक्ट IT या उससे बिलोंग नहीं करते हैं तो उतनी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इतनी बात से काम हो जाएगा हमारा। तो ये VPN होता क्या है, पहले इस चीज़ को हम लोग ऊपर मोटा मोटी समझ लेते हैं। VPN क्या है कि आप जो है किसी वर्चुअल सर्वर को एक्सेस करते हो अपने पास से यूज करने के लिए। हमारे पास खुद के सिस्टम से आप एक वर्चुअल सर्वर को एक्सेस कर रहे हो, वहाँ से सर्विसेज को एक्सेस कर रहे हो, ठीक है। तो इसमें आपको फ़ायदा क्या होगा कि आपको खुद वो सर्विसेज खुद अपने सिस्टम में इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है, आप वहाँ से उसको एक्सेस कर सकते हो, यूज कर सकते हो, ठीक है। तो ये बेसिक फ़ायदा है। इससे क्या हो रहा था कि शेयरिंग आपका टेक्नोलॉजी का वो हो रहा था, कॉस्ट आपका कंपनी का कट हो रहा था। फिर उसके अलावा जो है VPN आपको जहाँ पे कि कनेक्टिविटी वाला भी प्रॉब्लम था उसको भी यहाँ पे सॉल्व कर रहा था बहुत हद। फिर जो है अब इसमें प्रॉब्लम क्या आ गया, तो प्रॉब्लम ये आ गई थी कि VPN का यूज जो है बहुत ज़्यादा जो है साइबर अटैक्स और इसमें यूज किया जा रहा है, क्योंकि इसको इजीली आप ट्रैक और ट्रेस नहीं कर सकते हैं, इस वजह से इसका यूज किया जा रहा है। इसी को लेके हमारा जो साइबर सिक्योरिटी एजेंसी है उन्होंने रूल पास किया। इसमें इन्होंने बोला क्या कि जो वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क हैं, VPN प्रोवाइडर्स हैं, इनको अपने कस्टमर लॉग रखने पड़ेंगे 180 दिनों के लिए। इनको जो है करीब जो अपना कस्टमर है उसका डाटा करीब 5 साल का आपको स्टोर करके रखना पड़ेगा। और अगर कोई साइबर क्राइम इंसिडेंट रिकॉर्ड होता है तो आप जो हमारा CERT-IN है, कंप्यूटर साइबर इमरजेंसी रिस्पांस टीम इंडिया, उसको आप रिपोर्ट करोगे जो इंसिडेंट हुआ है उससे 6 घंटे के अंदर में। इसको लेकर के जो हमारा एक VPN प्रोवाइडर है सर्फ VPN, उन्होंने रिएक्ट किया है और उन्होंने बोला है कि इस तरीके का कोई भी स्टेप अगर लेते हैं तो वो काउंटर प्रोडक्टिव होगा फॉर द ग्रोथ ऑफ IT सेक्टर ऑफ द नेशन।
और कुछ कुछ वीपीएन नेटवर्क हैं वो यहाँ से स्विच आउट भी करना चाह रहे हैं, वो अभी बाहर चले जाएंगे इस इंसिडेंट के बाद, उन्होंने ऐसा बोला है। तो इसमें जो हमारा मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी है, उन्होंने बोला कि इससे कोई मतलब नहीं है, अगर आप यहाँ पे ऑपरेट कर रहे हो, भले ही आपका फिजिकल प्रेजेंस बाहर हो, अगर आप यहाँ ऑपरेट कर रहे हो तो आपको सारा लॉ से कंप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ के लोकल लॉ से। ठीक है, तो अब जो है हम लोग आ जाते हैं अगला जो बात है इस पे। इसमें क्या है कि हिमाचल प्रदेश ने बोला है कि हम लोग सिंगल यूज प्लास्टिक को वापस से खरीदेंगे, और ये इसका बैकड्रॉप ये है कि सेंटर डिसाइड कर चुकी है कि हम लोग 1 जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक के यूज को टोटली बैन करेंगे। इसमें हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट इस वजह से आगे आई है, और उसमें स्टूडेंट को वो साथ में लेके आ रही है। उसमें क्या बोल रही है कि स्टूडेंट जो है ये सिंगल यूज प्लास्टिक लेके आए, और उनको जो है हर एक केजी सिंगल यूज प्लास्टिक को वापस यहाँ पे जमा कराने के लिए इसको 75 रुपीज़ उनको दिया जाएगा। मेनली उनका ऑब्जेक्टिव ये है कि जो नए सिटीजन्स बनने जा रहे हैं, नए सिटीजन्स जो हमारे यंग सिटीजन्स हैं, उनमें इन्वायरमेंट प्रिजर्वेशन को लेकर के एक फीलिंग, एक सेंसेशन उनमें जनरेट किया जाए, वो वैल्यू उनमें इनकलकेट किया जाए। और ये जो है हिमाचल प्रदेश नेशनल ग्रीन कॉर्प्स के अंतर्गत में इनका इको क्लब बना हुआ है स्कूल और कॉलेजेज में, ये ऑलरेडी बना हुआ है। ठीक है, तो उसको ही, उसी नेटवर्क को ये यूज करना चाह रहा है। और साथ में क्या है कि अब इसका यूज कहाँ पे दिखाएंगे कि अगर प्लास्टिक हमने सिंगल यूज कलेक्ट कर लिया तो कहाँ पे यूज करोगे, फिर उसको भी तो कहीं पे यूज दिखाना पड़ेगा ना। तो उसके लिए उन्होंने बोला है क्या कि हम लोग इसको जो रोड कंस्ट्रक्शन है उसमें इस प्लास्टिक को डालेंगे। तो इससे जो देखा भी ये गया है कि अगर उसमें प्लास्टिक हम लोग डालते हैं तो रोड का जो ड्यूरेबिलिटी है वो ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ये साथ में आपका क्या हो गया कि डुअल सॉल्यूशन हो गया, एक तो आपका प्लास्टिक भी चला गया, ऊपर से रोड भी थोड़ा मजबूत हो गया। फिर हम लोग आ जाते हैं अगले बात पे। एक जो आर्टिकल था इंडियन एक्सप्रेस में, इंडियन एक्सप्रेस का कुछ आर्टिकल हम लोगों ने तो वैसे ही डिस्कस कर लिया है, कुछ अलग नहीं था, इस वजह से मैंने उसको अलग से नहीं बताया। हाँ, एक आर्टिकल ये जो था कि रसिया पे जो सैंक्शन लगाया गया है, तो पहला जो पैराग्राफ है इसमें उसी सैंक्शन को लेके बात की गई है कि मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि बिल्कुल ही रसियन इकोनॉमी को आप क्रैम्प कर दें, आगे ना बढ़ने दें, ताकि वो वार जो है रोके यूक्रेन से लेके। इसके अंतर्गत में क्या क्या मेजर उन्होंने लिया है, जैसे स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम से उनको डिनाई कर दिया, फिर आपका जो है उनका सेंट्रल बैंक रिजर्व जो था उसको इन्होंने फ्रीज कर दिया। तो ये बहुत सारा स्टेप उन्होंने लिया है। फिर जो सेकेंड क्वेश्चन दिया है कि इंटेंशन जो हुआ है इसका क्या प्रभाव पड़ा है, एक्चुअल में कुछ हुआ है कि नहीं हुआ है। तो हम लोग देखते हैं कि इन्फ्लेशन थोड़ा सा बढ़ा था, लेकिन जो इनका सेंट्रल बैंक है रसिया का, इन्होंने अपना जो इंटरेस्ट रेट था बहुत ज़्यादा ऊपर कर दिया, 20% के आसपास चले गए। तो इससे लगा कि लोगों को लगा, पूरा यूएस को और वेस्टर्न पावर सबको लगा कि इससे तो पूरा रशियन इकोनॉमी एकदम क्रैम्प कर जाएगा, वहाँ पे फंड जो है बिल्कुल दिक्कत आ जाएगी। लेकिन जैसे ही उन्होंने ऊपर किया तो वो रबल का जो कंडीशन था, रशियन रूबल, तो वो भी 158 के लेवल तक चला गया था, 75-76 के आसपास उसका जनरल लेवल था, वो ऊपर चला गया था। ये स्टेप उनका वापस से क्या है कि रूबल जो है वापस 75-76 पे वापस आ चुका है 3-4 महीने के अंदर ही। और उनका जो इंटरेस्ट रेट 20% वाला है वो भी आप ईज डाउन करके वो 8-9%, 10% इसके पास में वो वापस लेके आ चुके हैं। और देखते क्या है कि इन्फ्लेशन भी अंडर कंट्रोल है, एक्सपोर्ट भी कंटिन्यू उसका चल रहा है एनर्जी रिलेटेड, और ये सारा एक्सपोर्ट बहुत अच्छे से चल रहा है। तो दिखता है क्या है कि बहुत ज़्यादा प्रभाव इसका पड़ा नहीं। तो इसके पीछे का अगर कारण इसी आर्टिकल में एनालाइज किया गया है, उसी के रिलेटेड जो फैक्ट फिगर है उसी चीज़ को दिया गया है। आप बस इसको पूरा फैक्ट फिगर इसमें याद करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये क्षणिक टाइप का थोड़ा सा है, ये आके फिर चला जाएगा। हाँ, जो इसमें जो बात है उस बात को, जो पॉइंट है उसको हम लोग ध्यान रख सकते हैं। जैसे कि एनर्जी एक्सपोर्ट है चाइना का, सॉरी रसिया का, वो कंटिन्यू ही बढ़ता रहा है, क्योंकि एनर्जी एक्सपोर्ट उसका बिल्कुल डिपेंडेंसी वाला है। टोटल का टोटल यूरोप उसी के द्वारा जो गैस सप्लाई हो रहा है, जो ऑयल सप्लाई हो रहा है, उसी पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, फिर उसका अल्टरनेटिव भी इन्होंने खोज लिया है जो रसिया है। जैसे हम लोग देखते हैं कि चाइना जो है
अभी तक का सबसे लार्जेस्ट इंपोर्टर जो था रसिया से, वो जर्मनी हुआ करता था। लेकिन इस सिचुएशन के बाद जो लार्जेस्ट इंपोर्टर है वो अब चाइना बन चुका है। इवन इंडिया भी एनर्जी इंपोर्ट जो है उससे बढ़ा चुका है। यहाँ पे एक डाटा दिया गया है, उसमें बोला गया है कि पहले जो है हमारा क्रूड ऑयल सप्लाई में रसिया 9वें नंबर पे आ रहा था, लेकिन अभी जो है सिचुएशन इंडिया के केस में जो रसिया सेकेंड नंबर पे आ गया है आफ्टर इराक फॉर द मंथ ऑफ मे। तो हम लोग भी देख रहे हैं कि थोड़ा सा चीपर ऑयल प्राइस हमको मिल रहा है, ये वाला चीज़ हो गया। हाँ, एक फैक्टर और है जिसकी वजह से रसिया को उतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ा है, क्योंकि जो ऑयल मार्केट है, ऑयल प्राइसेस, क्रूड ऑयल प्राइसेस ऑलरेडी हाई पे चल रही है, तो उससे उसको कंटिन्यू फायदा मिल रहा है, तो उससे भी फायदा है। और उसके अलावा क्या है, अगर अब देखते हैं फ्यूचर में हो सकता है कुछ इम्पैक्ट पड़े, लेकिन ये आर्टिकल बोलता है कि फ्यूचर में भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट इसका नहीं पड़ने जा रहा है, क्योंकि अभी जो है रसिया टारगेट कर रहा है वीट एक्सपोर्ट और फर्टिलाइजर एक्सपोर्ट। करंट में वर्ल्ड क्राइसिस, एनर्जी क्राइसिस, फूड क्राइसिस, उसको लेके भी चल रहा है कि फूड को लेके बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा, वीट का सप्लाई कम हो रहा है, क्योंकि रसिया यूक्रेन जो है मिल के ग्लोबली जो है मोर देन 25% जो ग्लोबल फूड एक्सपोर्ट है उसका मेजर रोल प्ले कर रहा है दोनों मिल। तो वापस से रसिया इसको स्टार्ट करेगा। उसके अलावा जो फ्यूचर टेक्नोलॉजी है, इलेक्ट्रिकल व्हीकल और इमिशन कंट्रोल सिस्टम, उसमें यूज होता है पैलेडियम और निकेल, उसका भी एक्सपोर्ट। ऑब्वियस चीज़ है कि पूरा दुनिया इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स को लेके वापस से आना चाह रही है कि उस पर ज़्यादा फोकस किया जाए, तो ये इसका एक्सपोर्ट को भी बहुत ज़्यादा रोका नहीं जा सकेगा बहुत दिनों तक। उसके अलावा जो है जिसपे कि पूरा दुनिया निर्भर करता है वो है स्टील, उसमें यूज होता है आपका क्रोमियम और वैनेडियम, तो इसका भी एक्सपोर्ट रसिया प्लान कर रही है। तो हम लोग देखते क्या है कि जो बिल्कुल इसेंशियल है आप उसको कट नहीं कर सकते, उस तरीके का उसका एक्सपोर्ट है रसिया का। तो बहुत ज़्यादा इस सैंक्शन से उसको अंतर नहीं पड़ा है। खैर यही सारी बातें थी आज हमारे साइड से आज के डिस्कशन में। और एक अपील करना चाहूँगा मैं सारे सब्सक्राइबर से कि अगर आपको ये सीरीज अच्छा लग रहा है तो आप अपने जानने पहचानने वाले वो सारे बच्चों को आप सजेस्ट करें जो भी सिविल सर्विसेज या स्टेट पीसीएस या यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहा है। उनको ये कंटेंट और कहीं नहीं मिलेगा इतने कम टाइम में। कंटेंट मिल सकता है ऑब्वियस चीज़ है, लेकिन टाइम ज़्यादा लगेगा, तो उनके लिए टाइम बहुत बड़ा मैटर है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे।